अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोहम्मद अरसलान। आज से आई हैव स्टार्टेड दिस सीरीज़ जहाँ पे आई थॉट कि मैं आपको ये दिखा सकूँ कि व्हाइल चेकिंग योर आउटलाइंस और योर एसे एक एग्जामिनर के माइंड में क्या चलता है। बिफोर दिस व्हाट आई यूज़ टू डू वॉज कि मैं इवेल्युएट करके जो एसेज या आउटलाइंस होती थी डायरेक्टली उनको ग्रुप में या अपने जो मेरे सोशल्स हैं उन पे अपलोड कर देता था फॉर स्टूडेंट्स टू सी एंड रेक्टिफाई देयर ओन मिस्टेक्स। बट आई हैव रियलाइज्ड कि उससे बेहतर ये होगा कि मैं आपको ऐसे लाइव इवैल्यूएट करके दिखा दूँ या मैं इवैल्यूएट कर लूँ एंड उसके बाद एटलीस्ट आप लोगों को पूरा डिटेल में डिक्टेट करवा दूँ कि जो गलती मैंने निकाली है उसके पीछे रीजनिंग क्या थी एंड अगर हम उसे प्रॉपरली लिखें तो कैसे लिखेंगे। ये एक इवैल्यूएशन थी जो कि आज से मैंने स्टार्ट करनी है एंड दिस इज़ एन आउटलाइन जो कि जो स्टूडेंट हैं उन्होंने मुझे भेजी है। इसको मैं इवैल्यूएट कर चुका हूँ एंड मैं आपको दिखाता हूँ कि इसके अंदर जो मिस्टेक्स हैं वो क्या थी एंड देन जो है वो विद टाइम हम उन्हें डिस्कस करते रहेंगे। ये इवैल्यूएशन मैं आपको दिखा देता हूँ एंड वी विल ट्राई टू लर्न कि इनके अंदर जो है वो मेजर मिस्टेक्स क्या हैं एंड आप कैसे उन मिस्टेक्स को जो है वो अवॉइड कर सकते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले जो एक इशू है वो है कि डिकोडिंग ऑफ द एसे। अगर यहाँ पे आपने मार खा ली, आपसे पूछा कुछ और गया और आपने जवाब कुछ और दिया, तो आपका पेपर वहीं पे फेल हो जाएगा। एनर्जी क्राइसिस इन पाकिस्तान की जो डिकोडिंग होगी, इट्स एन ओपन एंडेड टॉपिक। इसके अंदर आप बहुत सारी चीज़ें लिख सकते हैं, इसको आप बहुत सारे वेज में डिकोड कर सकते हैं, बट द वे स्टूडेंट हैज़ डन इट ये भी ठीक है कि एनर्जी क्राइसिस इन पाकिस्तान है, आपने उसके इम्पैक्ट्स बता दिए, कॉजेस बता दिए एंड सोल्यूशंस बता दिए। एंड स्पेशली व्हेन वी आर राइटिंग एन एसे जो कि छोटे लेवल का होता है, इट्स वेरी ओके टू राइट दीज थिंग्स। तो इसके अंदर हम देखते हैं कि मिस्टेक्स हैं क्या। अब इंट्रोडक्शन की उन्होंने हेडिंग दी है, थीसिस स्टेटमेंट नहीं दी। अगेन आई टेल एवरी स्टूडेंट कि थीसिस स्टेटमेंट मत दिया करें, ठीक है। इट्स अ रिस्की थिंग टू डू कि अगर आपका गलत हुआ थीसिस तो वो वहीं पे आपका मार्क्स काटना शुरू कर देंगे, विच इज़ नॉट अ गुड इंप्रेशन यू वांट ऑन योर एग्जामिनर। अच्छा, अब सेकंड उनकी जो ये होती है हमारे पास प्राइमरी हेडिंग, ठीक है। ये प्राइमरी हेडिंग है, इम्पैक्ट्स ऑफ एनर्जी क्राइसिस इन पाकिस्तान। अब इन प्राइमरी हेडिंग के नीचे उन्होंने जो सेकेंडरी हेडिंग्स डाली हैं उन्हें देख लेते हैं। सबसे पहले उन्होंने लिखा है लोड शेडिंग। एक बात हमेशा याद रखें, जो काउंटेबल नाउन्स होते हैं उनके सामने हम उनसे पहले जो है वो हम आर्टिकल्स लगाते हैं। आर्टिकल्स जो होते हैं वो हमारे पास द होता है, एन होता है, आ होता है विद स्पेसिफिक रूल्स। बट मान लें कि अगर आपने फ्रेजेस लिखे हैं जो कि आई ऑलवेज टेल के लिखने ही चाहिए आपको आउटलाइन में, तो उस हिसाब से ठीक है, इट्स नॉट दैट बिग ऑफ अ डील कि आपने द लोड शेडिंग नहीं लिखा, ठीक है, लोड शेडिंग लिख दिया। लेकिन अगर आप इसको प्रॉपरली लिखें द इशू ऑफ लोड शेडिंग, तो ये थोड़ा सा ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। फिर लॉस ऑफ इकोनॉमी लिखा हुआ है। अब अगेन ये प्रॉपरली फ्रेज नहीं है, अगर आप इसको लॉस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ लिखते हैं या लॉस टू द इकोनॉमी लिखते हैं तो ये थोड़ा सा बेहतर हो जाएगा, बिकॉज इकोनॉमी जो है वो इटसेल्फ इज अ नाउन। तो अगर आप ऑफ लगा रहे हैं उससे तो थोड़ा सा फंबल कर जाएगा आपका स्ट्रक्चर, जो कि आप नहीं चाहते कि हो। नीचे अगर आप आ जाएंगे तो अगेन उन्होंने लिखा है लॉस इन एग्रीकल्चर सेक्टर। अगेन ये थोड़ा सा जो है ना, इसको आप और एक्सप्लेनेटरी बना सकते हैं, इसका फ्रेज थोड़ा सा फाइन हो सकता है, बट ठीक है। आई हैव ऑलरेडी रिटर्न कि आर्टिकल लग जाता तो बेहतर हो जाता, लेकिन ठीक है, फ्रेजेस की शक्ल में हम इसे जाने दे सकते हैं। इट्स नॉट दैट बिग ऑफ अ मिस्टेक। अब जो बड़ी मिस्टेक है वो है डी की हेडिंग में। उन्होंने लिखा है कि रिमेन बैकवर्ड इन वर्ल्ड रेस। अब ये ना सिर्फ एक वेग सेंटेंस है, वेग का मतलब होता है खोखला, ठीक है। अ सेंटेंस और अ फ्रेज और अ स्टेटमेंट दैट कैन नॉट स्टैंड ऑन इट्स ओन, ठीक है। अब आई डोंट नो कि इसका पीछे सेंस क्या है, किस चीज़ के अंदर ये पढ़ के ऐसा लगता है कि जैसे देयर इज अ रेस ऑफ वर्ल्ड या उसकी स्टेट्स की, ठीक है, एंड वो भाग रहे हैं किसी जगह में। तो आपको प्रॉपरली एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि पाकिस्तान अगर बैकवर्ड है तो वो कौन सी रेस में है, ठीक है। जैसे मैंने आगे लिखा भी है कि पाकिस्तान हैज़ रिमेन्ड बैकवर्ड्स इन डेवलपमेंट या इंडस्ट्रियल ग्रोथ, ठीक है। आप ये बता सकते हो कि यार वो डेवलपमेंट में पीछे रह गया, एंड एनर्जी की वजह से जो हमारे इश्यूज हैं वो एक मेजर इशू डेवलपमेंट या इंडस्ट्री का ही होता है। तो अगर आपने लिखना है तो आप प्रॉपरली लिखें, इवन इफ यू हैड समथिंग अदर देन दिस इन माइंड तो उसे भी आप प्रॉपरली लिखें, ठीक है, कन्वे करें। एग्जामिनर कैन नॉट रीड योर माइंड, ही डजंट नो कि आप क्या सोच रहे हैं। सो प्रॉपरली अपना मैसेज कन्वे करने की कोशिश करें, ऐसी वेग स्टेटमेंट्स ना डालें, ठीक है। स्टेटमेंट या फ्रेज बेशक छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन प्रॉपरली मैसेज वो ज़रूर कन्वे करें।
अच्छा, नीचे उन्होंने जो लिखी है वो अगेन इमेज स्पॉइल्ड इन वर्ल्ड। किस चीज़ की इमेज? ठीक है, क्या कोई ब्यूटी कंपटीशन चल रहा है पाकिस्तान जिसके अंदर जो है उसकी इमेज प्रॉपरली स्पॉइल्ड हो चुकी है एनर्जी क्राइसिस की वजह से, या वो कौन सी इमेज है? तो अगेन आपको एक तो इसको फ्रेज ठीक तरीके से पढ़ना करना पड़ेगा। ठीक है, अगर हम इसे करें तो हमने कैसे किया कि इंटरनेशनल इमेज इज डैमेज एज पाकिस्तान इज नॉट एबल टू प्रोवाइड द वेरी बेसिक नेसेसिटीज। दिस इज द रीजन कि जो एनर्जी होती है वो एक बहुत बेसिक नेसेसिटी होती है। ठीक है, ये बड़ा बेसिक राइट होता है कि लोगों को मिले, लोगों को प्रोवाइड की जाए, उनके काम, उनकी एजुकेशन, ये सारी चीज़ें एनर्जी के राउंड घूमती हैं। ठीक है, अराउंड घूमती हैं। सो यू नीड इट। ठीक है, इसके बगैर इंसान गुजारा नहीं कर सकता। तो अगर उस लिहाज से आपने लिखना है तो आप ये लिख लें कि पाकिस्तान इमेज इज डैमेज इन द वर्ल्ड। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान अपने लोगों को एक बेसिक नेसेसिटी नहीं प्रोवाइड कर पा रहा। तो इसे आप प्रॉपरली फ्रेज करके लिखें, अगेन प्रॉपरली कन्वे करें। ठीक है, व्हाट यू आर ट्राइंग टू से। नीचे अगेन हम अपनी जो एक और प्राइमरी हेडिंग है कॉजेज ऑफ एनर्जी क्राइसिस उसे देख लेते हैं। यहाँ पे उन्होंने जो सबसे पहली हेडिंग दी है वो है लैक ऑफ लीडरशिप। अब लीडरशिप की बात वहाँ पे तब आ जाती अगर के मैंने अपनी स्टेट को लेके एज इट इज़ या एज अ होल लेके चलना होता। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरा टॉपिक कुछ और होता कि यार पाकिस्तान जो है वो डेवलपमेंट वगैरह में बहुत पीछे रह गया है, या पाकिस्तान के जो है वो बहुत सारे इश्यूज़ को मैं मिला के एक साथ बोल रहा होता, देन मैं बोलता कि यार वी नीड अ प्रॉपर लीडर टू डू सो। बट व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट अ स्पेसिफिक इशू, ठीक है, एक बिल्कुल स्पेसिफिक लेवल पे, तो वहाँ पे मुझे पॉलिसीज़ की बात करनी पड़ेगी। ठीक है, कि पॉलिसीज़ नहीं है या इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, नॉलेज नहीं है। लीडरशिप की कमी का मैं तब कहूँगा अगर मुझे एक पूरी कौम को साथ लेके जाना पड़ेगा। ठीक है, इट्स मोर ऑफ एन इमोशनल स्टेटमेंट, ये रैशनल आंसर नहीं है। इवन अगर लैक ऑफ लीडरशिप आप लिखेंगे भी तो ये बहुत दूर से कनेक्ट करता है, डायरेक्टली ये नहीं कनेक्ट करेगा। तो आप ये लिख सकते हैं लैक ऑफ प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज़, क्योंकि पॉलिसीज़ हैं हमारे पास, ठीक है, लेकिन हम उनको प्रॉपरली इम्प्लीमेंट नहीं करते। या हम ये लिख सकते हैं अडेप्टेशन ऑफ रॉन्ग पॉलिसीज़। वो मैं क्यों कह रहा हूँ वो हम जब नीचे जाएंगे तो हमें पता चलेगा कि 1994 में हमने जो आईपीपी की पॉलिसी अडॉप्ट की थी उसकी वजह से हमें कितना नुकसान हुआ। ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं लीडरशिप इज मोर ऑफ एन इमोशनल अप्रोच, अवॉइड करें उसे। अब लैक ऑफ फंडिंग फॉर व्हाट? अगर आपको फंड्स चाहिए तो किस लिए चाहिए? आपने जो है वो कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना है, अगर करना है तो आप लिखें। आपने डैम्स बनाने हैं तो लिखें। आपने जिस चीज़ के लिए भी आप चाह रहे हैं, या फॉर एग्जांपल हमारे पास टी का बड़ा इशू है, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन का एनर्जी क्राइसिस में एक बहुत बड़ा मसला है हमारे पास। आप उसके लिए लिखें कि लैक ऑफ फंडिंग है हमारे पास जो है वो इतना पैसा हम नहीं लगा रहे इसके ऊपर, उसके जो ट्रांसमिशन लॉसेज हैं उसे हम कम करने के लिए कोशिश नहीं कर रहे हैं, या हमारे पास पैसे नहीं हैं। ठीक है, तो आप प्रॉपरली अपना मैसेज कन्वे करें, ऐसी वेग स्टेटमेंट्स ना दें। ठीक है, डोंट लीव इट ऑन द इमेजिनेशन ऑफ योर एग्जामिनर। ठीक है, इसको प्रॉपरली कन्वे करें। अगेन नीचे आ जाते हैं एंड इन्होंने लिखा है लैक ऑफ डैम्स। अच्छा, अब देखिए लैक ऑफ डैम्स हम तब बात करते अगर हमारा जो टॉपिक है वो होता वाटर क्राइसिस। हमारे पास वाटर क्राइसिस का इशू नहीं है। लैक ऑफ डैम्स हमने एनर्जी के अंदर क्या करने हैं कि हमने बिजली बनानी है, चले मान लेते हैं आपकी बात, लेकिन बिजली बनाने का इशू हमारे पास सिर्फ तब होगा अगर हमारे पास कैपेसिटी टू जनरेट एनर्जी वो कम हो। हमारे पास ऑलरेडी जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है कि इंस्टॉल्ड कैपेसिटी इज अबाउट 43,000 मेगावाट्स। पाकिस्तान को वर्क करने के लिए अबाउट 33 टू 35,000 चाहिए। आप अगेन फिगर जो है वो कंफर्म कर लेना, बट हमारी कैपेसिटी जो है बनाने की बिजली और जो हमें चाहिए उनके बीच में बहुत ज़्यादा फर्क है। हमारे पास कहीं ज़्यादा है पैदावार करने की जो ताकत है। ठीक है, तो अगर आपने डैम्स बना भी लिए तो तब भी आपका एनर्जी का क्राइसिस जो है वो एंड नहीं होगा। एज आई हैव सेड, आपको अपने टॉपिक के साथ रहना पड़ेगा कि मैं जो बात कर रहा हूँ वो एक वेग सी बात या इनडायरेक्ट तौर पे ना लगे, वो इट हैज़ टू बी ऑन पॉइंट, है ना, इट हैज़ टू बी स्पॉट ऑन, आप मिस नहीं कर सकते। नीचे जो डी हेडिंग है उसे अगर हम देख लें लैक ऑफ एनर्जी रेवेन्यू, तो उसके अंदर हम देख लेते हैं कि अब लैक ऑफ एनर्जी रेवेन्यू, अब एक तो लैक जो है वो उन्होंने ऑलरेडी ये वर्ड 4 दफ़ा यूज़ कर लिया है। ठीक है, ये बार बार रिएट्रेट कर रहे हैं। रिएट्रेट का मतलब होता है रिपीटिशन,
बार बार सेम बात रिपीट करना, ठीक है। अनॉय हो जाता है एग्जामिनर के, यार इसके पास कोई अच्छी वोकेबलरी नहीं है या इसके पास कुछ अच्छे आइडियाज़ नहीं है, ये बड़ा रट्टाफाइड लगता है, ठीक है। ये चीज़ें आपने रट्टा नहीं लगाना कि बस एक वर्ड याद कर लिया उसे बार बार यूज़ करते रहो। देयर आर सिनोनिम्स, देयर आर बेटर वेज टू से थिंग्स, ठीक है, उन्हें यूज़ करें। अच्छा, दूसरा ये है अगेन एनर्जी रेवेन्यू। एनर्जी रेवेन्यू का आप इशू प्रॉपर्ली डिस्कस कर सकते हैं कि एनर्जी रेवेन्यू क्यों नहीं हो रहा, ठीक है। आप एनर्जी थेफ्ट के बारे में बात कर लें कि हम टैक्स कलेक्ट नहीं कर पा रहे, ठीक है। टैक्स कलेक्शन का आप बोल सकते हो कि एनर्जी का जो सेक्टर है वहां से प्रॉपर्ली टैक्स नहीं कलेक्ट हो रहा एनर्जी थेफ्ट की वजह से, ठीक है। टीएनडी लॉसेस जो हमने ऊपर बात की थी, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, जो हमारी एनर्जी लूज कर जाती है उसके पैसे हमें नहीं मिल रहे। तो आपको अगेन बहुत क्लियर होना पड़ेगा अपनी आउटलाइन में भी। आपकी आउटलाइन को पढ़ के मुझे अंदाजा हो जाना चाहिए कि आपने एस्से के अंदर क्या लिखा है। एंड लास्ट में जो उन्होंने ई लिखा है, अब ये है गवर्नमेंट्स हिपोक्रेसी। कॉनोटेशन की गलती है। कॉनोटेशन की कैसे गलती है? कॉनोटेशन सबसे पहले होती क्या है उसे डिस्कस कर लेते हैं। कॉनोटेशन जो होती है वो होता है कि एक वर्ड की तासीर क्या है। तासीर मतलब जैसे हम कुछ खाते हैं उसकी तासीर होती है, वो ठंडी होती है या गर्म होती है। सेम वे में द वर्ड्स यू चूज टू राइट, उनकी भी तासीर होती है, ठीक है। कुछ वर्ड्स होते हैं जो बदतमीजी के जुमरे में आते हैं, आपने ऐसे वर्ड्स को बिल्कुल यूज नहीं करना, ठीक है। यू हैव टू बी अलॉट मोर डिप्लोमेटिक। आपको अगर कोई क्रिटिसिज्म भी सामने रखना है या प्रेजेंट करना है तो आपको बड़े तमीज़ के दायरे में रहना पड़ेगा। अगर इसकी सिंपल सी मिसाल लें तो आपके जो एलीट्स होते हैं, ठीक है, उनके हाथ में जब बच्चा होता है एंड वो रोड के ऊपर खड़े होते हैं एंड दे सी अ डॉग वॉकिंग बाय, तो वो उसे देख के कहते हैं कि बेटा वो देखो डॉगी जा रहा है, ठीक है। वो उसे कुत्ता नहीं कहते बिकॉज ऑफ द कॉनोटेशन। अब बात सेम है, इट्स एन एनिमल, उसे आप उर्दू में कुत्ता कह लें या इंग्लिश में डॉग, बात सेम रहेगी, लेकिन द कॉनोटेशन ऑफ द वर्ड इज कि अगर डॉग कहा जाएगा तो इट मीन्स कि एक पढ़ा लिखा आदमी बात कर रहा है, उसे जज किया जाएगा कि हाँ यार ये तमीज से बात कर रहा है। लेकिन अगर आप कुत्ता कहेंगे तो वो कंसिडर की जाएगी एज अ गाली, ठीक है, कि ये तो गाली दे रहा है। सो ये जो कॉनोटेशन है इसके बहुत बहुत आपने जो है वो ख्याल रखना है। अगर कॉनोटेशन आपके वर्ड्स की प्रॉपर ना हुई, जैसे इसके ऊपर मैंने पहले भी मिसाल दी थी कि इसकी के लिए कॉनोटेशन आपको याद रहे, तो जो वोकेबलरी जब आप बिल्ड करते हैं तो वो प्रॉपरली सेंटेंस के अंदर से उठा के देखें कि उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, ठीक है। जस्ट बाय लुकिंग एट द सिनोनिम या एंटोनिम उसे यूज ना करें। तो ये कॉनोटेशन का आपने बहुत ख्याल रखना है। गवर्नमेंट हिपोक्रेसी ये बड़ा बदतमीजी के साथ कहा गया है एंड यहाँ पे जो है वो एग्जामिनर गुस्सा कर जाएगा इस बात का, बिकॉज यू आर गोइंग टू बी अ ब्यूरोक्रेट एंड आप इस लेवल में इस लहजे में बात नहीं कर सकते, ठीक है। आगे चलते हैं। सॉल्यूशंस ऑफ एनर्जी क्राइसिस। अच्छा, सॉल्यूशंस टू एनर्जी क्राइसिस होगा, ठीक है, ऑफ नहीं होगा, टू होगा। अब नीचे अगर हम देखें तो ए में उन्होंने लिखा है बिल्डिंग डैम्स। अगेन इतने बहुत अच्छे अच्छे सॉल्यूशंस हैं, डैम्स हमें हेल्प नहीं करेंगे एनर्जी क्राइसिस को एंड करने के लिए। अगर डैम्स का या सोलर एनर्जी का या विंड एंड ये जो रिन्यूएबल एनर्जी है इसे हम तब कहते अगर हम क्लाइमेट के जुमरे में बात कर रहे होते। अगर हम ये कहते कि यार हमारा जो इम्पोर्टेड फ्यूल है उसकी कॉस्ट इतनी ज़्यादा है कि हमें रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जाना चाहिए, तब हम ये सारी चीज़ें लिख सकते थे। करंट एनर्जी क्राइसिस जहाँ पे पाकिस्तान के सिर्फ जो है वो 0.5% CO2 रिलीज करता है, अगर उसे ग्लोबल लेवल पे देखा जाए तो यू डोंट हैव टू राइट दीज थिंग्स। एंड नीचे ही जो आपने ई लिखा है या डी लिखा है उसके अंदर आपने लिखा है कोल यूटिलाइज। अब ये क्या होता है? ये होता है ऑक्सीमोरोनिक आर्ग्यूमेंट। ऑक्सीमोरोन का मतलब ये होता है कि आपने एक बात की एंड दूसरी बात की, एंड जो आपकी दूसरी बात है वो पहली बात को खुद ही काट रही है, ठीक है। आपके आर्ग्यूमेंट्स मैच नहीं कर रहे, आपकी थॉट में क्लैरिटी नहीं है। एक तरफ आप ये कह रहे हैं अगर मान लें कि डैम्स बनाना या सोलर एनर्जी को यूज़ करना या रिन्यूएबल एनर्जी को यूज़ करना ये ठीक है, हमें ये करना चाहिए, इससे हमारा एनर्जी क्राइसिस ठीक होगा, तो दूसरी तरफ आप उसको खुद ही जो है वो माइनस कर रहे हैं विद योर ई आर्ग्यूमेंट, जहां पे आपने लिख दिया कोल यूटिलाइजेशन, तो ये गलत है, ठीक है, इट वोंट वर्क। अच्छा, अब ये सारी तो मिस्टेक्स थी जो कि हमने ठीक कर ली, लेकिन मान लें अगर ये सारी की सारी मिस्टेक्स जो मैं बता चुका हूं अगर ये लिख भी ली जाती इस आउटलाइन के अंदर एंड देन इस आउटलाइन के ऊपर एक प्रॉपर एसे लिखा जाता, तब भी आपके जो पास होने के चांसेस हैं वो काफ़ी लो होते। उसका रीज़न क्या है उस पर बात कर लेते हैं। देखें, हमारा जो एनर्जी क्राइसिस का, अब अगेन जब एज एन एग्जामिनर या एज ए टीचर जब मैं आपका एसे पढ़ता हूँ, सो आई नो
कि इस बच्चे की जो रिसर्च है या जो रीडिंग है या कॉम्प्रिहेंशन है या ग्रिप ऑन द टॉपिक वो कितनी अच्छी है, वो मुझे कैसे पता चलता है? वो मुझे आर्गुमेंट से पता चलता है। मैंने पहले ही यहाँ पे लिख दिया है कि मैंने लिख दिया था कि मटेरियल जो होता है वो किंग होता है। अगर आपने प्रॉपरली रिसर्च नहीं किया हो अपने टॉपिक के, तो फिर आप इस तरह के ब्लंडर्स मारते हैं। अब क्या क्या मिस किया उस पर बात कर लेते हैं। देखें, आपने अपने आउटलाइन के अंदर कैपेसिटी पेमेंट्स की बात नहीं की, बहुत बड़ा इशू है। आईपीपीज की आपने बात नहीं की। 1994 में जो हमने आईपीपी पॉलिसी बनाई थी उसकी आपने बात नहीं की, ठीक है। 52% ऑफ द आईपीपीज आर गवर्नमेंट ओन, जिनकी हम कैपेसिटी पेमेंट्स भरते हैं, एंड गवर्नमेंट स्टिल इज नॉट रेडी कि वो उनको कम करें या लो करें, ठीक है। हमने रिसेंटली ये आई थिंक कुछ टाइम पहले 2 या 3 आईपीपीज के साथ अपने जो वो थे एग्रीमेंट्स ओवरहॉल किए थे, बट स्टिल दे वर अबाउट वट 1% और 0.2%, अगेन मुझे चेक करना पड़ेगा, बट वो बहुत लो लेवल के थे। उससे ये पूरा का पूरा सिस्टम ओवरहॉल नहीं हो रहा, ठीक है। ये जो टैक्सेस आप भरते हैं इतने ज़्यादा, ये इन्हीं की वजह से, इन पॉलिसीज की वजह से, स्पेशली दिस वन, ठीक है। इसके बारे में पढ़ लें। आपके जो टी&डी लॉसेज हैं ये कितने हैं, इसके बारे में पढ़ें, ठीक है। आपके जो सर्कुलर डेट है वो कितना है, आपने इसके बारे में बात नहीं की। डिस्कोज का क्या इशू है, ठीक है। जो आपकी डिस्ट्रीब्यूटिंग कंपनीज होती हैं, लाइक हमारे पास केस्को है, या जो है वो हमारे पास कराची में के इलेक्ट्रिक है, तो ये क्या इश्यूज हैं, ठीक है। इशू ऑफ इम्पोर्टेड फ्यूल, ये क्या है। पेट्रो डॉलर इकोनॉमी के अंदर जब हम बाहर से फ्यूल इंपोर्ट करते हैं तो क्यों हमें इतना महंगा पड़ता है। या सीपेक के अंदर जो हमने चाइना के साथ आईपीपीज बनाई हैं, एंड वहाँ पे जो कोल आता है वो चाइना से क्यों आ रहा है, इन सब के बारे में आपको डिटेल में बात करनी पड़ेगी। उसके बाद कहीं जाके आपका ऐसे स्ट्रॉन्ग होगा एंड आपको जो है वो सेपरेट करेगा बाकी के स्टूडेंट से। सो व्हेनेवर यू आर राइटिंग एन एसे और आउटलाइन, सबसे पहले उसे प्रॉपरली रिसर्च करें, ठीक है, एंड देन स्टार्ट राइटिंग योर आर्ग्यूमेंट्स। आई होप कि आज का लेक्चर जो है वो आप उनको समझ आ गया होगा। दिस इज़ द वेरी फर्स्ट लेक्चर ऑफ दिस सीरीज, एंड आई विल ट्राई कि मैं आगे जो हूँ वो ऐसे ही आप लोगों को आउटलाइंस या एसेज एंड पैराग्राफ जो है वो इवेल्युएट करके दिखाता रहूँ। आई होप कि आप लोगों ने आज कुछ सीखा होगा, एंड आई विल बी सीइंग यू सून। अल्लाह हाफिज़।